नमस्कार। आज इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रतीकवाद के विषय में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बिंबवाद को भी जानेंगे। प्रतीकवाद और बिंबवाद भारतीय काव्य में उस तरह से नहीं नजर आता, वाद के रूप में नहीं नजर आता जैसा कि पाश्चात्य रचनाओं में या उधर जो पूरा का पूरा ये आंदोलन चला था, उस तरह से आंदोलन जो है हिंदी काव्य में या भारतीय काव्य में नहीं नजर आता। हालांकि प्रतीक और बिंब की अवधारणाएं बहुत प्राचीन हैं। पुराने काव्य से ही हमें प्रतीक भी मिलते हैं और बिंब भी मिलते हैं, लेकिन आज हम प्रतीक और वाद के रूप में बिंब की चर्चा करेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतीक होते क्या हैं। प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। ये अंग्रेजी के सिंबल शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रतीक ऐसे शब्द चिन्ह को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी अन्य वस्तु का बोध होता है, और ये जो प्रतीक हैं ये मनुष्य के जीवन से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य या अगोचर का या अप्रस्तुत का, जो हमें सामने नहीं दिखाई दे रहा, उस विषय का प्रतिपादन उसके साथ अपने साहचर्य के कारण कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जो उस वस्तु में इस तरह से निहित होता है जो कि किसी अदृश्य वस्तु का वर्णन कर रहा होता है, तो अपने साहचर्य के कारण करते हैं। जैसे एक मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो कबीर के काव्य में हंस जो है वो आत्मा का प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से किसी विषय का प्रतिविधान करना ही प्रतीकवाद है। वाद के रूप में प्रतीक क्या है कि प्रतीकों के माध्यम से किसी वस्तु का प्रतिविधान करना। जैसा हम पहले देख आए हैं कि प्रतीक मानव जीवन में बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, और जो प्रतीक होते हैं वो अक्सर परंपरागत चिन्ह होते हैं जो साधारण और प्रत्यक्ष से परे है, उसे प्रेषित करने का प्रयत्न करते हैं, अमूर्त को स्पष्ट करने का माध्यम है, और इसके अलावा चरम लक्ष्य की प्रतीति भी प्रतीक कई बार करवाते हैं। साधारण तौर पर अगर हम प्रतीकों की बात करें तो हमारा समस्त जो जीवन है, मानवीय जीवन, जब भी संस्कृति के साथ जुड़ता है तभी प्रतीकों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। जैसे कोई विशिष्ट पशु या वृक्ष किसी अन्य वस्तु का प्रतीक हो जाता है। एक मोटे तौर पर हम लोग देखें कि भारतीय परिवेश में जो आरेखन या मांडने लिखे जाते हैं शुभ कार्य के समय, जिन्हें महिलाएं अक्सर लिखती हैं या रचती हैं, उसमें कुछ एक चीज़ें हमेशा होती हैं, जैसे चांद, सूरज या पक्षी। तो ये चांद और सूरज क्यों रचे जाते हैं? वो प्रतीक होते हैं किसके? शाश्वतता की। लेकिन प्रतीकवाद जो है वो एक आंदोलन के रूप में पश्चिम में उभरा। प्रतीकवाद को अंग्रेजी में सिंबोलिज्म कहते हैं, और साहित्य और कला के एक आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद हमें कहाँ दिखाई देता है? इसकी शुरुआत होती है फ्रांस में 19वीं शती के आसपास, और इंग्लैंड में ये 20वीं शती में दिखाई देता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतीकवाद जो है फ्रांसीसी काव्य जगत का पारनेसिज्म यानी अति प्रकृतवाद के बाद का आंदोलन है। अति प्रकृतवाद पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए
कि ये प्रकृतवाद था क्या। प्रकृतवाद जो था वो फ्रांसीसी और पश्चिमी जगत में एक ऐसा आंदोलन था जो विज्ञान और आधुनिक अवधारणा के फलस्वरूप उभरा था, जिसके कारण काव्य में बहुत अधिक यथार्थ चित्रण नजर आने लगा था। तो इसकी ही प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतीकवाद जैसा सिद्धांत या प्रतीकवाद जैसा आंदोलन हमें दिखाई देता है। प्रतीकवाद है क्या? डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी के अनुसार प्रतीकवाद एक ऐसा कलावादी आंदोलन था जो प्रकृतवाद की प्रतिक्रिया के रूप में परोक्ष प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यों के प्रेषण हेतु प्रस्तुत हुआ। तो हमने देखा कि विज्ञान के प्रभाव के कारण जो साहित्य में और चित्रकला में अति यथार्थोन्मुखता आ गई थी, उस अति यथार्थोन्मुखता के विरोध में या प्रतिक्रिया में हमें प्रतीकवाद दिखाई देता है, और कुछ हद तक बिंबवाद, जिसकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे, वो भी इसी के विरोध की प्रतिक्रिया का कारण था। तो हम देखते हैं कि प्रकृतवाद के विरोध में आदर्शोन्मुख प्रतीकवाद हमें नजर आया, और कवियों और कलाकारों ने वस्तु जगत के यथातथ्य चित्रण को तिलांजलि देकर प्रतीकात्मक संदर्भों और प्रचुर अलंकरणों के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। प्रतीकवादी क्या मानते हैं? प्रतीकवादी ये मानते रहे हैं कि अकेली घटनाएं या अकेले व्यक्ति शुद्र, क्षणिक और महत्वहीन है, जब तक पात्रों को शाश्वत प्रतीकों के रूप में ना दिखा जाए तब तक वे कला और साहित्य के लिए प्रयुक्त नहीं होते। जैसे आप लोग देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में रावण विशेष तरह की प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, कर्ण दानशीलता के प्रतीक हैं। तो प्रतीकवादियों का यह मानना था कि मनुष्य की ये जो प्रवृत्तियां हैं, इन्हें शाश्वत प्रतीकों में बदल दिया जाए तो ये काव्य या कला में प्रयुक्त करने के लिए युक्त हैं। प्रतीकवाद जो है कहाँ से शुरू हुआ, हम ये देखते हैं कि 1886 में सबसे पहले फ्रांसीसी कवि जॉन मरियस ने एक वहाँ पर फ्रांस से छपने वाला एक प्रसिद्ध पत्र था फिगारो, उसमें उन्होंने प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि प्रतीकवाद ही एक ऐसा शब्द है जो कला में आजकल की सर्जनात्मक प्रवृत्ति को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। प्रतीकवादी जो है उनका क्या मानना था कि प्रतीकवादी काव्य कैसा है, वो वक्रता प्रधान काव्य है, जिसमें विषय अथवा वस्तुओं का वर्णन अभिधा से ना होकर व्यंजना से होता है, क्योंकि प्रतीक व्यंजित करते हैं। तीसरा उनका क्या कहना था कि वस्तुओं का प्रयोग चित्तवृत्ति अथवा भाव अवस्था के उद्बोधन के लिए होता है। विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन केवल विचारों को विशेषतया विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से वक्रोक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रतीकवादियों का जो है प्रमुख अवधारणा थी, या उनका ये एजेंडा था। प्रतीकवादियों ने जो है शब्द शक्ति का संवर्धन जो है वो शब्दों के व्यंजनात्मक या ध्वन्यात्मक उन्नयन से हुआ। याद रहे कि प्रतीकवादियों ने काव्य की संरचना के अंतर्गत या काव्य की रचना के अंतर्गत ध्वनि और संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया, और प्रतीकित रूप में शब्दों को क्या कहा कि शब्द अपनी वाचिक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं और संगीतात्मकता तथा लक्षणात्मक ध्वनि से संबंध स्थापित करते हैं। तो ध्वनि का अनुरणन और ध्वनि का विशेष प्रयोग प्रतीकवादियों के द्वारा
किया गया। और आप देखेंगे कि उस समय कुछ प्रमुख संगीतज्ञ भी इससे जुड़े, जैसे संगीतज्ञ वेगमर, अमेरिकन कवि एडगर एलन पो, फ्रांस के कवि बादलेयर, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बिंबवाद में भी और प्रतीकवाद में भी। इसके अलावा पॉल वर्लिन और अन्य बहुत से जो हैं रचनाकार इसके अंतर्गत आते हैं। अंग्रेज कवि जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर वाइम्स, इसके अलावा अर्नेस्ट डाउसन, W.B. यीट्स, कॉलरिज, कीट्स, इन सब पर हम देखते हैं कि प्रतीकवाद का व्यापक प्रभाव रहा। जर्मनी के कवि स्टीफेंस जॉर्ज, ऑस्ट्रिया के ह्यूगो बॉन, रूस के अलेक्जेंडर ब्लॉक, अमेरिका के एमी लॉवेल, ये सब भी प्रतीकवादी कवि रहे। हिंदी साहित्य में हमें प्रतीकवाद जो है कहाँ दिखाई देता है? वो वाद नहीं है, प्रतीकों का प्रयोग है। हालांकि जैसा पश्चिम में एक बड़े सशक्त रूप में प्रतीकवाद जैसा आंदोलन चला, वैसा आंदोलन तो हमें हिंदी कविता में नहीं मिलता, लेकिन प्रतीकों का प्रयोग हमें पुरातन कविता से ही मिलता है। आरंभ से ही हिंदी काव्य में प्रतीकों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। पहले भी हम कबीर की चर्चा कर आए हैं, कबीर के काव्य में व्यापक प्रतीकों का प्रयोग है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आधुनिक काल में छायावाद के भीतर विकसित होने वाले रहस्यवाद के मूल में यूरोपीय प्रतीकवाद का हमें प्रभाव दिखाई देता है। और इसके बाद जो है कवियों ने अनेकानेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रगतिवादी कवियों के यहाँ भी प्रतीकों का प्रयोग मिलता है, हालांकि वो वाद के रूप में नहीं है। निराला अपनी कविता कुकुरमुत्ता में कुकुरमुत्ता को आम जन या जिसे कहना चाहिए कि दलित जन का प्रतीक मानते हैं और गुलाब को अभिजात्य वर्ग का। प्रयोगवादी कवियों पर सबसे अधिक प्रतीक का प्रभाव हमें अज्ञेय के काव्य में दिखाई देता है। प्रतीकवादी आंदोलन का पराभव भी हमें देखने को मिलता है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर आए हैं कि हर आंदोलन कुछ समय के लिए उभरता है और फिर धीरे धीरे उसका पराभव हो जाता है। तो प्रतीकवादी आंदोलन का भी पराभव हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस में 19वीं सदी के अंतिम दिनों में ही प्रतीकवादी आंदोलन जो है वो खत्म होने लगता है। और उसका क्या कारण था? बहुत अधिक क्लिष्ट विधान था। कविता ऐसे प्रतीकों को लेकर आती थी जो आम जन को समझ में नहीं आती थी। इसीलिए उसमें क्या था? साधारणीकरण का अभाव था। साधारणीकरण की समस्या थी बहुत अधिक। वैयक्तिक भावनाओं के कारण जीवन के विस्तृत क्षेत्र से वो जो था कविता जो थी वो तादाद में अपना नहीं जोड़ पाती थी। इसके अलावा प्रमुख समस्या क्या थी कि अस्पष्ट अभिव्यक्ति की कला। और इस तरह से इन 3-4 वजहों से, क्लिष्ट विधान की वजह से, साधारणीकरण की समस्या की वजह से, वैयक्तिक भावनाओं के कारण जीवन के विस्तृत क्षेत्र से वो जुड़ नहीं पाती थी कविता, और अस्पष्ट अभिव्यक्ति कला की वजह से प्रतीकवादी आंदोलन जो था वो धीरे धीरे निःशेष हो गया। लेकिन विश्व साहित्य पर हम प्रतीकवाद का एक बहुत अधिक व्यापक प्रभाव पड़ते हुए देखते हैं। प्रतीकवाद के साथ ही दूसरा जो जुड़ा हुआ विशेष आंदोलन है वो आंदोलन है बिंबवाद। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बिंबवाद का एक बहुत व्यापक आंदोलन चला था। यूं तो बिंब कविता में हमेशा से ही दिखाई देते रहे हैं, लेकिन ये बिंबवाद था क्या? हम बात कर रहे हैं इस समय वाद की, जो खास तौर से उस विचार से जुड़ा रहता है। यूं कविता में हमेशा से ही बिंब रहे हैं। बिंबवाद को अंग्रेजी में इमेजिनिज्म कहते हैं। यूरोप में एक आंदोलन के रूप में 20वीं सदी से इसका आरंभ होता हुआ हमें दिखाई देता है। आप देखेंगे कि प्रतीकवाद की अस्पष्टता, रहस्यमयता
और स्वच्छंदतावाद की भावुकता और अनिर्दिष्टता की प्रतिक्रिया के रूप में कविता में स्पष्टता और ग्राह्यता लाने के लिए ये बिंबवादी आंदोलन चलता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिंब है क्या। बिंब का अर्थ क्या होता है कि किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, उसे चित्रबद्ध करना। याद रहे, हम लोगों के यहाँ बिंबवादी काव्य को चित्रकाव्य भी कहा गया। उसे चित्रबद्ध करना, काव्य को, और उसकी मानसी प्रतिकृति उतारना। बिंब एक तरह का सारगर्भित शब्द चित्र है जो सिर्फ हमारी चक्षु इंद्रियों को ही नहीं, यानी बिंब मूर्त ही नहीं करता, सिर्फ आंखों से ही नहीं, शब्दों के माध्यम से सिर्फ आंखों से ही नहीं दिखा देता, बल्कि अन्य इंद्रियों को भी तृप्त करता है। बिंब का मुख्य कार्य क्या है? भाव को जगाना। और बिंब जो है वो शब्दों से निर्मित ऐसी आकृति है जो कवि के तीव्र भाव आवेश को पाठक तक पहुंचाती है। काव्य बिंब जो क्या है? काव्य बिंब शब्द और अर्थ के माध्यम से कल्पना के द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। क्या है काव्य बिंब? शब्दों से निर्मित कल्पना के द्वारा एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव रहते हैं, यानी भाव जो है वो बिंब के मूल में हमेशा से समाहित रहते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या समझ के आए हैं कि बिंब है क्या? बिंब मानसी प्रतिकृति है। बिंब को क्या कहा जाता है? मानसी प्रतिकृति। दूसरी चीज, एक तरह का भाव गर्भित शब्द चित्र है बिंब, जो अमूर्त विचार या भावना को पुनर्निर्मित करता है। और बिंब जो है वो अभिव्यक्ति के पक्ष से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिंबों में इंद्रियता होती है, यानी बिंब जो है इस तरह से शब्दों के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं कि उन्हें हम आंखों के समक्ष साक्षात होता हुआ, हाथ से छूता हुआ और गंध लेते हुए या स्वाद को चखते हुए महसूस करते हैं। तो इंद्रियों, बिंबों में क्या होती है? इंद्रियता होती है। बिंब का कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषणीयता। और इस प्रकार का साहित्य का मूल तत्व क्या होता है? अनुभूति होता है। और अनुभूति के तत्व से ही बिंब जो है वो जुड़ा हुआ है। कल्पना और अलंकरण दोनों ही बिंब के पक्ष हैं। बिंब का कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से भी संबंध है, क्योंकि मानसी प्रतिकृति की बात बिंब करता है। हम बिंबवाद की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बिंबवाद कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले टी.ई. हुल्मे ने 1909 में इसका श्री गणेश किया, जिसको एजरा पाउंड ने इमेजिनिज्म की संज्ञा दी, यानी इमेजिनिज्म यानी बिंबवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन ये फ्लिंट और टी.ई. हुल्मे दोनों ही बिंबवाद के प्रमुख स्तंभ हैं। फ्लिंट ने पोएट्री नाम की पत्रिका में बिंबवादी आंदोलन के विषय में विस्तार से लिखा। एजरा पाउंड ने शिकागो पत्रिका के लिए इंग्लैंड के कवियों के विषय में चर्चा की, और इस तरह ये बिंबवाद जो है या बिंबवादी आंदोलन जो है अटलांटिक महासागर के पार पहुंचा। इसके अलावा प्रमुख बिंबवादी कवि लेखक कौन रहे? रिचर्ड ऑलिंगटन, इसके बाद D.H. लॉरेंस, विलियम कार्लोस, विलियम जॉन गूच हेयर इत्यादि। और बिंबवादी जो आंदोलन था वो बहुत दूर तक जाकर फैला। बिंबवादियों का उद्देश्य क्या था? पहली बात, वो कविता को एक नई दिशा देना चाहते थे। प्रतीकवादियों के व्यापक प्रभाव के कारण
कविता में जो क्लिष्टता आ गई थी, जो साधारणीकरण की समस्या आ गई थी, उसके समानांतर बिंबवादियों ने कविता को एक नई दिशा दी। दूसरी बात, उन्होंने सांस्कृतिक उन्नयन का भी प्रयास किया। बिंबवादियों के प्रमुख उद्देश्य 3 थे। फ्लिंट जिसकी घोषणा करते हैं कि बिंबवादियों के उद्देश्य क्या है। पहला, विषयगत या विषयगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण करेंगे वो। दूसरा, जो चित्र विधायक ना हो उस शब्द का बहिष्कार। किन शब्दों को चुनते थे वो अपने काव्य रचने के लिए? जिन शब्दों से इमेज या चित्र बने। तीसरा, लय और संगीत से युक्त शब्द योजना इनका प्रमुख उद्देश्य था। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि बिंबवाद 1912 से 1917 के बीच कुछ अंग्रेज और अमेरिकी साहित्यकारों द्वारा चलाया जाने वाला वह आंदोलन था जिसने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को या इन 3 सिद्धांतों को, पहली बात विषयगत या विषयगत वस्तु का प्रत्यक्ष चित्रण, दूसरी बात चित्र विधायक शब्दों का प्रयोग, तीसरी बात लय संगीत से युक्त शब्दों की योजना, इन्हें काव्य में लागू करने का प्रयोग किया। बिंबवाद जो है उसका भी पराभव हुआ। पहले हम देख आए हैं कि प्रतीकवाद बड़े जोरों शोरों से एक आंदोलन के रूप में फैला, लेकिन उसका भी पराभव हुआ। तो ऐसे ही बिंबवाद जो था उसका भी पराभव हुआ। बिंबवाद जितनी तेजी से आगे बढ़ा अमेरिका में, उतनी ही तेजी से इसका पतन भी हुआ। ये लगभग 1 दशक तक प्रभावी रहा। 1930 में इस विचारधारा का अंतिम काव्य संग्रह निकला और द्वितीय महायुद्ध तक आते आते इसका प्रभाव क्षीण होता चला गया। बिंबवाद का इतिहास हम ये देखते हैं कि छोटा होते हुए भी बहुत सशक्त रहा। उसके गुण और लक्ष्य, सशक्तता और सामर्थ्य, कला और अनुभूति और प्रखरता, इस सभी को अपने में समेटे हुए है। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या हिंदी साहित्य में भी हमें बिंबवाद जैसा कोई आंदोलन दिखाई देता है। बिंब तो साहित्य में सदा से ही रूपायित होते चले जाए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में हमें ऐसा कोई वाद नहीं दिखाई देता। यों हमेशा से ही काव्य में बिंब छाए रहे हैं। अनुभूति की प्रधानता होने के कारण और उसको चित्रमयता में या चाक्षुष रूप से अभिव्यक्त करने की कोशिश से हमेशा कविता में बिंब स्थापित रहे हैं। पर बिंबवादियों वाला कोई आग्रह हिंदी काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता। बिंबों का प्रयोग यों तो साहित्य में एक परिपाटी की तरह से निरंतर ही होता चला गया। काव्य में बिंब अनेक तरह के होते हैं। इंद्रिय बिंब जैसे दृश्य, घ्राण, स्पर्श, गंध और स्वाद बिंब। दूसरी ओर सर्जक कल्पना के आधार पर बनाए गए बिंब, स्मृत बिंब या कल्पित बिंब। तीसरा प्रेरक अनुभूतिपरक बिंब, सरल और मिश्र बिंब, जटिल, पूर्ण और समाकलित बिंब। काव्यार्थ की दृष्टि से भी बिंब होते हैं, एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब। छायावादी कवियों ने व्यापक रूप से बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे अगर हम कामायनी में देखें, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी में वो एक बिंब हम देख सकते हैं जहां पर वो चिंता की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद चिंता को किस तरह से रूपायित करते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरी काल वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीतर प्रथम कंप सी मतवाली। तो चिंता कैसी है? जैसे काल के वन की सरपरिणी या फिर ज्वालामुखी के फटने से पहले जो पहला कंपन होता है, उसी तरह से चिंता है। तो चिंता को अमूर्त है चिंता, उसे अमूर्त के ही द्वारा एक बिंब को रूपायित करके वो आम पाठक तक पहुंचाते हैं।
तो बिंब के स्वरूप को निर्मित करने वाले हमने देखे प्रमुख तत्व क्या है, अनुभूति और इंद्रियता। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि बिंब के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अनुभूति। और तीसरी चीज कि बिंब में इंद्रिय संवेदनाओं का विशिष्ट महत्व है और इंद्रियगामी होने के कारण बिंब कविता में सामान्य से विशिष्ट होकर प्रयुक्त होते हैं।